सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके घर की दीवारों पर जानते हैं गरीबी की सिलवटें थी, जिसके बचपन की जो हंसी थी ना, वो माँ की मौत के साथ ही कहीं गुम हो गई थी। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में ज्ञान की एक जबरदस्त प्यास थी, लेकिन किस्मत ने उसे एक खाली जेब थमा दी थी। भला कौन सोच सकता था कि यही लड़का, यही एक दिन शब्दों का ऐसा जादूगर बनेगा कि वो भारत का सबसे महान लेखक कहलाएगा। एक ऐसा लेखक जिसकी कहानियां आज 100 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे समाज की, हमारे दिलों की धड़कन है। ये कहानी है धनपत राय की, जिन्हें हम और आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानते हैं। एक ऐसे सिपाही की जिसका हथियार उसकी कलम थी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जहां चूल्हा तो जलता था, पर उम्मीदें अक्सर ठंडी पड़ जाती थीं। और फिर महज 8 साल की उम्र में उनकी दुनिया में एक ऐसा तूफान आया कि उनकी माँ हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। माँ का जाना सिर्फ एक साये का उठना नहीं था, वो उनके बचपन का अंत था। घर की हालत अब और भी बिखर चुकी थी। हर सुबह एक नई जंग, एक नया संघर्ष लेकर आती थी। आंखों में पढ़ने लिखने के सपने तो बहुत थे, लेकिन जेब की जो गरीबी थी ना, वो उन सपनों पर भारी पड़ रही थी। संघर्ष, बस यही उनकी जिंदगी का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन इस गहरे अंधेरे में एक चिंगारी थी जो कभी नहीं बुझी। किताबों की चिंगारी, लिखने की चिंगारी, एक ऐसा जुनून जो उन्हें किसी भी हाल में टूटने नहीं दे रहा था। और यहीं से असली कहानी तो अब शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं, जानते हैं कि आखिर वो कौन थे, कहां जन्मे थे और उनका असली नाम क्या था। तो देखिए, जिन्हें हम मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, उनका असली नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लम्ही नाम के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता डाक विभाग में एक मामूली क्लर्क थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उस बेतहाशा गरीबी के बावजूद ज्ञान की उनकी जो भूख थी, उसने उन्हें एक नई पहचान दी। ज्ञान की भूख भी कैसी थी, ऐसी कि मीलों की दूरी भी उन्हें कम लगती थी। कहते हैं कि वो पैदल ही कई कई किलोमीटर चलकर किताबें पढ़ने और ढूंढने जाते थे। उर्दू की नज़ाकत, फारसी की गहराई और हिंदी की जो सरलता थी, इन तीनों से उन्हें मानो इश्क हो गया था। और यही कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इस सम्राट ने अपने लिखने का सफर उर्दू जबान से शुरू किया था, वो भी नवाब राय के नाम से। जी हाँ, नवाब राय। उनकी जिंदगी का पहिया ना 3 हिस्सों में घूमता था। दिन में वो बच्चों को पढ़ाकर घर चलाते, रात में वो खुद पढ़ते ताकि अपनी दुनिया को और बड़ा कर सकें। और इन दोनों के बीच जब भी जरा सी भी फुर्सत मिलती तो वो कहानियां लिखते थे। ये कोई मामूली मेहनत नहीं थी, ये तो एक तपस्या थी। अब उनकी कलम की स्याही में बगावत की एक चिंगारी सुलगने वाली थी, एक ऐसी टक्कर जो उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ कर रख देगी। एक किताब जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। साल था 1908। उनकी एक किताब बाजार में आई, नाम था सोज़े वतन, मतलब देश का दर्द। उसकी हर कहानी में आजादी की एक ज्वाला धधक रही थी, और ये ज्वाला अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में बुरी तरह चुभ गई। किताब को देशद्रोही घोषित कर दिया गया और उसकी सारी प्रतियां जब्त करके जला दी गईं। अंग्रेजों ने नवाब राय की कलम को तो खामोश कर दिया, लेकिन वो धनपत राय के अंदर बैठे लेखक को नहीं मार सके। और उसी राख से एक नया नाम पैदा हुआ, प्रेमचंद। एक ऐसा नाम जो एक सरकारी फरमान और मजबूरी की देन था। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फैसला लेने का वक्त आया। जब महात्मा गांधी ने देश को पुकारा तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। साल था 1921। पूरे देश में गांधी जी की आवाज गूंज रही थी, असहयोग आंदोलन। उस आवाज को सुन के प्रेमचंद ने अपनी 20 साल पुरानी सरकारी नौकरी को एक पल में छोड़ दिया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके लिए हर पैसा मायने रखता था, उसने देश के लिए अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सुरक्षा, सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब उनकी कलम पूरी तरह से आजाद थी, कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। और यहीं से शुरू हुआ हिंदी साहित्य का वो सुनहरा दौर जिसकी चमक आज तक फीकी नहीं पड़ी है। फिर आया गोदान। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो भारतीय किसान की आत्मा का, उसकी पीड़ा का जीता जागता दस्तावेज है।
होरी और धनिया की कहानी असल में हर उस किसान की कहानी है जो मिट्टी से सोना तो उगाता है पर खुद जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहता है। और फिर कफन, गरीबी की एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। प्रेमचंद की कलम समाज पर एक चाबुक की तरह बरसती थी, उन घावों को कुरेदती थी जिन्हें हम सब अक्सर ढककर रखना चाहते हैं। गबन हो, कर्म भूमि हो, निर्मला हो या फिर पूस की रात, अपनी अनगिनत रचनाओं के जरिए उन्होंने आम इंसान को आवाज दी। किसान, मजदूर, औरतें, वो लोग जो समाज के हाशिए पर थे, वही उनकी कहानियों के नायक बने। हाँ, उनकी जिंदगी का एक और दिलचस्प किस्सा है। प्रेमचंद मुंबई भी गए थे फिल्मी दुनिया में अपने किस्मत आजमाने, लेकिन वो दुनिया जहां कहानियों को पैसों से तौला जाता हो, वहां वो टिक नहीं पाए और जल्द ही वो अपनी कलम की दुनिया में वापस लौट आए। हर कहानी का एक अंत होता है और अब हम उस कलम के सिपाही की कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं। चलिए बात करते हैं उनकी विरासत की, जो वो अपने पीछे छोड़ गए। जिंदगी भर की लगाई, पहले गरीबी से, फिर समाज की कुरीतियों से और आखिर में अपनी बीमारी से। 8 अक्टूबर 1936 को ये कलम का सिपाही हमेशा के लिए खामोश हो गया। उनका शरीर तो चला गया पर उनकी कहानियां वो अमर हो गईं। आज लगभग 1 सदी बीत जाने के बाद भी प्रेमचंद की कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे समाज का आईना है। किसानों की आत्महत्या, जातिवाद का जहर, औरतों का संघर्ष। सच बताइए, क्या कुछ बदला है? वो एक गरीब लड़का था जिसके पास कुछ भी तो नहीं था सिवाय सपनों और एक कलम के, और उसी एक कलम के दम पर उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो कभी नहीं मिट सकता। उनकी कहानी आज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कलम में आज भी वही ताकत है, वही आग है, तो हमारे दौर के प्रेमचंद कहाँ हैं और वो क्या लिख रहे हैं?